स्टूडेंट्स, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो बॉटनी पे सब्जेक्ट है उसका सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एनिमेट एंड इनएनिमेट प्लांट डिजीजेस। देखिए, एनिमेट एंड इनएनिमेट प्लांट डिजीजेस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये एनिमेट डिजीज़ है अर्थात ऐसे रोग जो कि जंतुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब इसमें जंतुओं का तात्पर्य है जीवों के द्वारा, या ऐसे कोई भी जो सजीव हैं जो कि संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं, इन्हें हम पैरासिटिक, परजीवी या संक्रामक, इन्फेक्शस डिजीज भी कह सकते हैं, संक्रामक रोग भी कह सकते हैं। तो जो परजीवियों के द्वारा या एनिमेट डिजीज या जीवों के द्वारा उत्पन्न रोग हैं या संक्रामक रोग हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं एनिमेट डिजीज तो सजीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव रोग। इनएनिमेट का मतलब है ऐसे पादप रोग जो कि सजीवों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। यह रोग उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक, वातावरणीय अथवा रासायनिक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये रोग इनएनिमेट डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनिमेट डिजीज में हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सजीव हैं जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है यह भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। निमेटोड जो गोलकृमि होते हैं, ये भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। निमेटोड क्या करते हैं कि जो पादप की जड़ें हैं उनको उनके अंदर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण करते हैं, और अंदर के अंदर ही अंदर जो जड़ है एवं तना है वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और ऐसी स्थिति में वे पादप को संक्रमित कर देते हैं, पादप को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए, पिछली लेक्चर में हम लोगों ने यह क्लियर पढ़ा था कि पादप रोग वह किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन है जिसकी वजह से पादप की जो है पादप को कोई हानि पहुंचाती है, हानि पहुंचती है, एवं उसकी आर्थिक मूल्य जो है वो कम हो जाते हैं, आर्थिक महत्व कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नेमेटोड भी क्या करेगा, सभी जो एनिमेट हैं, जीव हैं, वे सभी के सभी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये जो जीव क्यों रोग उत्पन्न करते हैं, एक्चुअली ये जीव सभी जो हैं अपने वृद्धि तथा प्रजनन हेतु विभिन्न जीवों पर संक्रमण करते हैं, वहाँ पर आकर के रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में जीवों को हानि होती है और विभिन्न प्रकार के रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वे जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो जीव हैं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए तथा अपने अल्टीमेट गोल वृद्धि तथा प्रजनन हेतु जीवों पर संक्रमण करते हैं, और पोषण प्राप्त करने के दौरान जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इन रोग लक्षणों को हम कोई एक पर्टिकुलर रोग कहते हैं। तो पादपों में होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन कौन कर सकते हैं। प्रोटोजोआ कर सकता है, निमेटोड कर सकता है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, इंसेक्ट्स में जैसे अभी आपने टिड्डी दल के बारे में देखा था। तो टिड्डी क्या करती हैं, फसल को नुकसान पहुंचा देती हैं, पूरा उसको सफाई कर देती हैं, विभिन्न कलिकाएँ जो होती हैं उनको खा जाते हैं। तो कीट जो है, लीफ हॉपर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ हॉपर्स एट्सेट्रा, ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं पादप की जो सामान्य शारीरिक क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि छोटे स्तर पर हम देखें तो जीवाणु,
विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, हम जानते हैं कि ये प्रोकार्योटिक जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनमें फ्लैजिला पाए जा सकते हैं, पिली पाए जा सकते हैं। तो जीवाणु जो हैं इनके ऊपर कैप्सूल भी पाया जाता है। जीवाणुओं का जो प्रभेद है, उग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा है। उग्र प्रभेद जो है वह रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जबकि अनुग्र प्रभेद जो है रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। जीवाणुओं में जैसे कि जैंथोमोनास सेट्राई के द्वारा सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न किया जाता है नींबू में। जीवाणु इसी प्रकार विषाणु की बात है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टोबैको मोज़ेक वायरस की, पॉक्स वायरस की। तो टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू का हरिमाहीनता जो विषाणु है, यह भी जो है हरिमाहीनता उत्पन्न करता है एवं तंबाकू के पादप को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अलावा पॉक्स वायरस की भी हमने बात की थी। ठीक है, जीवाणु में जैसे जैंथोमोनास सेट्राई की हमने बात की अभी। विषाणु है, इसके अलावा कवक है, फंजाई। कवक भी जो है वह विभिन्न प्रकार के कवक जो है काफ़ी जो है रेंज होती है रोगों की, वो काफ़ी जो है एक रेंज उत्पन्न करती है रोगों की। कवक काफ़ी प्रभावित करती है ना। तो कवक में जो है विभिन्न प्रकार के जो मेंबर्स हैं इसके, वो रोग उत्पन्न करते हैं। कवक के बारे में हम जानते हैं कि दीज आर द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स विच आर एक्लोरोफिलस। ठीक है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा ये यूकैरियोटिक संरचनाएं होती हैं, यूकैरियोटिक जैविक सजीव संरचनाएं होती हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं या ये जो जीव हैं कवक, ये पादप से पोषण प्राप्त करने के लिए परजीवी की तरह रहते हैं तथा अपने वृद्धि तथा प्रजनन के लिए जीवों को संक्रमित करते हैं और जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग लक्षण उत्पन्न करते हैं। इन सभी जीवों के बारे में यही बात है। तो कवक जो है, जैसे कि रस्ट की बात करें, हम स्मट की बात करें, जो रोग पाद जैसे गेहूं का काला कीट रोग है, गेहूं का काला कंड रोग है, ये सभी रोग इस तरीके के रोग जो है जो पादप को एवं फसल को जो है महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं, कवक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो शैवाल है, शैवाल को पहले नहीं माना जाता था, लेकिन देखिए शैवाल भी जो है रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे टी रस्ट जो है, चाय में एक कीट रोग पाया जाता है, वो भी सेफेलुरोस नामक शैवाल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो शैवाल जो है, कुछ शैवाल की प्रजातियां भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं एवं पादप को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, वो भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं कवक के जैसे। अवपंक कवक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने विचेज ब्रूम नामक रोग देखा था। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, ये सब जो है इस तरह के ये जो रोग हैं ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हम जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक कोशिका भित्ति रहित एक प्रोकार्योटिक जीव है, जिसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये जो है हमने सारे के सारे ये है जो जीव हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं पादपों में, और ये सभी जीव अपने पोषण की प्राप्ति के लिए, न्यूट्रिशन की प्राप्ति के लिए जो है पादपों में संक्रमण करते हैं तथा अपने पोषण को प्राप्त करते हुए अपना वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं। पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में दे ड्रेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स, और इस न्यूट्रिएंट ड्रेनिंग के टाइम की वजह से जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार उनको हम देखते हैं। तो ये जो एनिमेट डिजीज़ का जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज आपको हो गया है। अब दूसरा देखते हैं इनएनिमेट डिजीज़, या ऐसी रोग जो कि जंतुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, जो कि संक्रामक नहीं होते हैं या नॉन पैरासिटिक होते हैं। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो एनिमेट डिजीज़ है, इसमें एक जैसे जो हायर प्लांट्स हैं, उच्च पादप,
ये भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। किस प्रकार? जैसे हमने बात की परजीवी की, तो जैसे कस्क्यूटा जो है, अमरबेल, अमरबेल क्या करती है कि अपने पोषण के लिए वो क्या करेगी, दूसरे प्लांट के ऊपर अपना जो है वृद्धि करती है। तो दूसरे प्लांट के अंदर फिर अपने, जैसे ये प्लांट है और इसके ऊपर वह लिपट जाएगी बेल की तरह, है ना। और इन ये जब लिपट रही है तो फिर इसमें कुछ ऐसे हॉस्टेरिया होते हैं, चूषक अंग होते हैं, चूषक कोशिकाएं होती हैं। ये इस पादप से जो है अपना पोषण प्राप्त करेगी, और इसे पोषण प्राप्त करने की वजह से ये पादप जो है अंत में मर जाता है या इसको हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार अमरबेल जैसी जो है उच्च पादपों की ही जो है सदस्य है, उच्च पादपों के सदस्य। तो अमरबेल जैसे कस्कुटा है, ये भी जो है रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। चलिए इनएनिमेट डिजीज़ देखते हैं। देखिए इनएनिमेट डिजीज़ या इसको हम कह सकते हैं कि अपरजीवी या असंक्रामक रोग। अब ये अपरजीवी या असंक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस पर विभिन्न प्रकार के जो भौतिक कारक हैं, वो सभी भौतिक कारक जिनकी वजह से पादपों को हानि पहुंचती है, उसके आर्थिक मूल्यों में कमी आती है, या उनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, शारीरिक क्रियाएं जो हैं उनकी बंद हो जाती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं, या उपापचय बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से पादप की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन प्रक्रियाएं जो हैं रुक जाती हैं या मंद हो जाती हैं। ये जो सभी भौतिक कारक हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे टेम्परेचर, तापक्रम। तापक्रम जो है एक, देखिए तापक्रम या तो एक उच्च तापक्रम होगा या एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसको हम कहते हैं अनुकूल तापक्रम, अनुकूलतम। एक होता है निम्न तापक्रम। देखिए हम जैसे रहते हैं, तो यदि हम उच्च तापक्रम आते हैं गर्मियों में, तो ऐसी स्थिति में हमें भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। डायरिया जैसे वॉमिटिंग वगैरह इत्यादि हो जाती है, लू लगती है। तो निम्न तापक्रम पर जो है हम सर्दी लगती है, सर्दी के दौरान सर्दी जुकाम इत्यादि हो जाते हैं। जबकि हम अनुकूलतम तापक्रम पर आसान सामान्य रूप से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार पादपों के लिए भी है, सत्य है कि उनके लिए भी कोई न कोई एक अनुकूलतम तापक्रम होता है, जो कि जिस पर जो पादप हैं उन अपनी अपनी जो पादप सदस्य हैं वे अपने अपने अनुकूलतम तापक्रम के अनुसार सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि उच्च तापक्रम की वजह से जो है विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे उच्च तापक्रम की वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन यानी कि जो क्लोरोफिल है उसका वो हट जाएगा, क्लोरोफिल का अपघटन होने लग जाएगा। डेसिकेशन, पादप जो है सूख जाएगा डेसिकेशन की वजह से, ठीक है। तो उच्च तापक्रम पर जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। निम्न तापक्रम पर फ्रीजिंग इंजरी हो सकती है। फ्रीजिंग इंजरी अर्थात उसमें जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आइस क्रिस्टल्स अर्थात जो बर्फ़ के है छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो जीव द्रव्य में आइस क्रिस्टल्स बनने की वजह से वह जीव द्रव्य की जो कोशिका कला होती है, अब आयतन ज़्यादा होता है आइस क्रिस्टल्स का, पानी की जगह आयतन ज़्यादा होगा तो कोशिका कला जो है वह फट जाएगी, ठीक है। कोशिका कला फट जाएगी तो फिर कोशिका मृत हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है उच्च तापक्रम भी उसको जो है प्रभावित करता है, और निम्न तापक्रम भी प्रभावित करता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा है मॉइस्चर, आर्द्रता। निम्न आर्द्रता प्रभाव, निम्न आर्द्रता में विल्टिंग हो सकती है। ये विल्टिंग मतलब मुरझाना, उच्च तापक्रम पर भी यह हो सकती है, मुरझा जाते हैं पादप, ठीक है। निम्न आर्द्रता पर, उच्च आर्द्रता पर भी पत्तियों में पीलापन, एडिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एडिमा में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उसमें पानी भर गया है ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसमें सब जो कोशिका भित्ति है, कोशिका कला है, वह अब अपघटित होती सी दिखाई देती है। इन अपर्याप्त ऑक्सीजन। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लैक
हार्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो डिजीज़ आपने घर में भी देखी होगी कि इसमें आलू का जो आंतरिक जो ऊतक है वह काला पड़ जाता है, ठीक है। यह ब्लैक पोटैटो जो है आलू, उनको स्टोर करके जब रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो हो जाती है। अगला हम देखते हैं प्रकाश, लाइट। लाइट भी जो है ये लाइट की कमी यदि होगी तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण हम जानते हैं कि पहले वाला जो प्रिकर्सर होता है प्रोटोक्लोरोफिल के द्वारा होता है। तो प्रोटोक्लोरोफिल के द्वारा क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यह प्रिकर्सर हो गया, हमें पूर्वगामी पदार्थ होता है प्रोटोक्लोरोफिल। तो प्रोटोक्लोरोफिल जब क्लोरोफिल में परिवर्तित होता है, इसके लिए लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। समुचित प्रकाश यदि उपस्थित है तो प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में परिवर्तित हो जाएगा। जब प्रकाश की उपलब्धता नहीं है तो प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से जो है इसमें पर्णहरित की कमी हो जाती है, जिसको हम इटियोलेशन भी कहते हैं, पांडुरता। तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, मैन मेड पॉल्यूशन है, इसके सभी प्रभावों के बारे में आप समझते हैं कि द्वितीयक प्रदूषक जो हैं जैसे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है और इत्यादि इत्यादि जो है पादप को विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और पादप में जो है येलोइंग वगैरह, विरिसेंस वगैरह हो जाती हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोषक तत्वों की कमी जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, सो एन पादप जो मृदा में क्रांतिक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिंक की कमी से, बोरोन की कमी से, जो फ्लोएम के संचालन में काम आते हैं। तो ये सब जो है इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो इनकी वजह से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है हम आज देख पाए कि किस प्रकार ना सिर्फ जीव सजीव बल्कि भौतिक कारक या फिर जो वातावरणीय कारक है उनमें भी उच्चतम एवं निम्नतर स्तर होने पर पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और जिसकी वजह से पादपों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारा ये प्लांट डिजीज़ इंट्रोडक्शन पिछली बार हो ही गया था और इस बार हमने एनिमेट एंड इनएनिमेट डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है। ओके।